भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले से यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी बिहार पुलिस और यूपी पुलिस के, बिहार एसएससी और यूपी पुलिस के लिए ये क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा जिससे कि जो कुछ भी नया आपको यहां मिले उसे आप लिख सके और अपने एग्जाम तक लेकर जा सके। पहला क्वेश्चन है आपका, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? आफ्टर विच वॉर इन 1540 AD हुमायूं वाज थ्रोन आउट ऑफ इंडिया, मतलब हुमायूं को भारत से बाहर फेंक दिया, मतलब भारत का शासन उसका चला गया। यह है आपका 1540 का। 1540 में लड़ा गया है कन्नौज, या इसे हम बोलते हैं बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है इसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1539 में जो है आपका चौसा का युद्ध, 1539 में क्या, 1539 में चौसा का युद्ध जो है हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, यह भी हुमायूं और शेरशाह के बीच ही हुआ था। किसके? यह हुआ है हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है यह युद्ध हुआ है। हुमायूं को 1555 में सरहिंद के युद्ध में, 1555 में सरहिंद के युद्ध में जो है इसे अपना जो राज्य था वो वापस मिला था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी बाज 1627, 1674, 1680 और 1670। पूछ रहा है जो शिवाजी महाराज है उनका जो कोरोनेशन हुआ है ये हुआ है कब? तो याद रखना ये हुआ है, मतलब उन्होंने जो राज्याभिषेक कराया था ये कराया था उन्होंने 1674 में। कब कराया था? 1674 में उन्होंने ये कराया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉयल मेमोन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया एक समाचार पत्र है? द लॉयल मेमोन ऑफ इंडिया, इनमें से किसके द्वारा लिखा गया एक समाचार पत्र है? द लॉयल मेमोन ऑफ इंडिया वाज अ न्यूज़पेपर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाकुल्लाह खान, शौकत अली और सैयद अहमद खान। द लॉयल मेमोन ऑफ इंडिया किसकी है? ये द लॉयल मेमोन ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा ये है सैयद अहमद खान की। किसकी? ये है सैयद अहमद खान की, ये याद रखिएगा। जो सैयद अहमद खान है, कौन है? जो सैयद अहमद खान है, याद रखिएगा, इन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया था। क्या किया था? जो अलीगढ़ आंदोलन है इसके प्रवर्तक, इसे प्रारंभ करने वाले यही थे, ये याद रखिएगा। इसी के चलते इन्होंने अलीगढ़ में ओरिएंटल मुस्लिम जो कॉलेज है वो स्टार्ट किया था, जिसे आगे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं? AMU। किसे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी जिसे कहा जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक। ये कहते थे कि जो मुस्लिम है उन्हें जो है पश्चिमी शिक्षा, जो पश्चिम की शिक्षा है,
जो पश्चिमी शिक्षा है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे भी सीखना चाहिए, विज्ञान वगैरह उससे जुड़ना चाहिए और अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए, अंग्रेजों के पास जाना चाहिए, जिससे कि अंग्रेज जो है उन्हें नौकरी और शिक्षा जैसी चीजें या जो सुविधा है वो मुहैया करा सके, ऐसा इनका कहना था। एओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एओ ह्यूम इज नॉट करेक्ट? पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एओ ह्यूम के बारे में सही नहीं है? उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, ही प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल सेशंस ऑफ द कांग्रेस ट्वाइस। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ही वाज एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट। और वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ही वाज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस। एओ ह्यूम के संबंध में इनमें से कौन सा एक जो कथन है वह सही है? इनमें से कौन सा एक कथन है जो सही है वो आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में की थी, ये याद रखना। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, 1 बार भी नहीं की, ठीक है। वह पहला सचिव जरूर था, किसका? कांग्रेस का पहला सचिव था, पर अध्यक्षता नहीं की। पहली अध्यक्षता की थी इसकी WC बनर्जी ने। किसने? WC बनर्जी। किसने की? WC बनर्जी ने कही। ये क्या है? वह एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था, ये बात बिल्कुल सही है। और वह सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी सही है। वह एक भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ये किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? एट व्हाट एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर? 60, 62, 64 और 65। इनमें से कौन सा एक एज है जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। आगे, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहां करता था? जो अकबर था वह अपने जो धार्मिक विचार विमर्श है ये कहां करता था? वेयर डिड अकबर होल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन? जो भी उसे रिलीजियस डिस्कशन करने होते थे, जो भी उसे अपने एक तरह से कहना धर्म से संबंधित मामलों पर जब भी चर्चा करनी होती थी तब वह चर्चा करता कहां था? तो अगर बात की जाए उस चर्चा के बारे में कि वो चर्चा कहां करता था, तो याद रखिएगा वो जो चर्चा है ये करता था आपका इबादत खाना में। कहां पर? इबादत खाना। उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। हाँ, कई बार पूछा जाता है कि अकबर ने कौन सी इमारतें बनवाई हैं, तो ये चारों जो हैं ये अकबर द्वारा निर्मित है। मतलब अकबर ने जो है इनको निर्मित करवाया है, ये याद रखना। याद रखिएगा जो अकबर है ना, जो अकबर है इसका जो मकबरा है, इसका जो मकबरा है ये सिकंदरा में है। इसका जो मकबरा है ये कहां पर है? ये सिकंदरा में है। सिकंदरा कहां है? सिकंदरा है आगरा। आगरा में एक लाल किला है और इस लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया है। आगरा में एक लाल किला है और लाल किले का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया है, ये याद रखना, ठीक। भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की? 1792 में ये शुरू हुई है। शुरू किसने की? द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड कर्जन द्वारा, डलहौजी द्वारा, हेस्टिंग द्वारा या कॉर्नवालिस द्वारा? किसके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है? तो याद रखना 1792 में ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट किया है ये कॉर्नवालिस ने। किसने स्टार्ट किया है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये याद रखिएगा। हेस्टिंग वो है जिसने द्वैध शासन समाप्त किया था। क्या किया था? द्वैध शासन समाप्त किया था। कहां से किया था? तो याद रखिएगा इसने जो द्वैध शासन है यह समाप्त किया था बंगाल से। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ये। इसी पर
ब्रिटेन में महाभियोग भी चलाया गया, ब्रिटेन में इसी पर महाभियोग भी चलाया गया था, ये याद रखना। ठीक है, डलहौजी वो है जो व्यपगत का सिद्धांत लाया था। जिसे बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कर्जन जो है जिसके समय पर बंगाल विभाजन हुआ था, या जिसने बंगाल विभाजन कराया था, किसने, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने ये कराया था, लॉर्ड कर्जन ने, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में मिला? द ब्रिटिश रूलर चार्ल्स द्वितीय वाज गिवन बॉम्बे एज अ डाउरी टू मैरी हुज प्रिंसेस हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और पुर्तगाल। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय जो है इसको मतलब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था, कैथरीन। इससे विवाह किया था। विवाह के चलते जो है जो पुर्तगाली थे या जो पुर्तगाली राजा था उसने इन्हें दहेज में क्या दे दिया था, बंबई, है ना, क्या दे दिया था, बंबई दे दिया था। राजकुमारी कहां की थी, तो याद रखिएगा राजकुमारी थी पुर्तगाल की। ठीक है, किसकी थी, तो जो राजकुमारी थी वो किसकी थी, तो याद रखिएगा वो थी पुर्तगाल की। ठीक है, आगे देखो। क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य अवरोही क्रम में सही है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा अवरोही क्रम में सही है। अवरोही क्रम में सही है मतलब इसे कह सकते हैं आपका बड़े से छोटे की ओर, है ना, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये क्या है, ये है अवरोही, है ना, ये क्या है, ये हो जाएगा अवरोही। इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आरोही। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद हो जाएगा आपका यूपी। ये हैं 4। ठीक है, इनमें राजस्थान कहीं है, नहीं है। मध्य प्रदेश है, बिल्कुल है ना। अब महाराष्ट्र है, नहीं है। उत्तर प्रदेश है 3 और 4। पहले ये देख लेते कहीं 3 और 4 है लगातार, तो 3 और 4 ये है आपके ऑप्शन डी में। ठीक है, इसके बाद बचा क्या आपका आंध्र प्रदेश, और फिर बचा क्या आपका बिहार। ये हो जाएगा आपका राइट 3, 4, 1, 2। क्या हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ये याद रखना। आगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार से संबंधित थे? अमीर खुसरो वो हैं जिन्होंने जो है 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, है ना। और ये इनमें से किसके, तो याद रखना गयासुद्दीन बलबन के समय में थे। मोहम्मद शाह रंगीला याद रखिएगा, इसके समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। किसने, नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था करनाल का। किसका, करनाल का युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ था, ये याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो लाख बख्श कहा जाता है, ये याद रखना। नवाब आसफुद्दौला, चलो इसे छोड़ते हैं, सिराजुद्दौला से पहले थे, ये बंगाल के नवाब थे। इनमें से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? इनमें से कौन सा है जिसको रहस्यमयी झील कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिस्टीरियस लेक? जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड और रेड हिल्स झील। इनमें से कौन सी एक है जिसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? इनमें से जिसे रहस्यमयी झील कहते हैं वो कौन सी है? वो है आपकी रूपकुंड झील। क्यों कहते हैं इसे रहस्यमयी झील? क्योंकि इसमें बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे नर कंकाल जो हैं वो देखने को मिले हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? शिव समुद्रम कावेरी, चूलिया चंबल, जोग कृष्णा और धुआंधार नर्मदा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जो है ये कावेरी है, चुलिया जो है ये चंबल, जोग जलप्रपात जो है कृष्णा पर है, और धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा पर है। कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका जो जोग जलप्रपात है, ये आपका कृष्णा नदी पर नहीं है ना। जो जोग जलप्रपात है ये आपका कृष्णा नदी पर नहीं है। अगर कृष्णा नदी पर नहीं है तो कौन सी नदी पर है, ये आपको कमेंट में लिखना है। अगर कृष्णा पर नहीं है
तो कौन सी नदी पर है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा, मिजोरम, आइजोल और नागालैंड गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा सुमेलित है? असम की राजधानी क्या है, मेघालय की क्या है, मिजोरम की क्या है और नागालैंड की क्या है। देखो अगर बात की जाए आपकी नागालैंड की तो कोहिमा है, मेघालय की शिलोंग है, आसाम की है दिसपुर, क्या है, दिसपुर। मिजोरम की है आपकी आइजोल। जो मिजोरम है इसकी राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है आपकी आइजोल, तो ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर माउंटेन पीक लोकेटेड। जो गुरु शिखर माउंटेन पीक है वो इनमें से लोकेटेड है कहां? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर माउंटेन पीक लोकेटेड। जो गुरु शिखर माउंटेन पीक है ये इनमें से कहां पर लोकेटेड है? कहां लोकेटेड है? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है किसकी? गुरु शिखर जो है ये ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। किसकी? अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है क्या? तो याद रखना गुरु शिखर। इसी में जो अरावली पर्वत है, एक तो याद रखना ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है और प्राचीन बलित पर्वत है। ये क्या है? प्राचीन, मतलब किसी समय में ये बलित पर्वत रहा था, किसी समय में ये बलित पर्वत रहा था, आज ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। इसी में एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट आबू। क्या? माउंट आबू, है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यहां पर, जो कि विजयपाल और वास्तुपाल द्वारा बनवाया गया है, संगमरमर का बना है, जो वास्तुपाल और विजयपाल के द्वारा बनवाया गया है, ये याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? चलो, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? जो मानस नदी है वो इनमें से किसकी उपनदी है? मानस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र, है ना। किसकी है? तो याद रखना मानस नाम सुना होगा आपने, आसाम में नेशनल पार्क है एक वहां जिसका नाम है मानस। असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और इनमें से कौन सी नदी है जो नॉर्थ ईस्ट में बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो नॉर्थ ईस्ट में बहती है? गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है ना। महानदी स्यावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के और पास से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। ब्रह्मपुत्र वो नदी है जो नॉर्थ ईस्ट में बहती है और जिसको आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसी को अरुणाचल प्रदेश में, इसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है ना। और इसी की सहायक नदी है मानस। और इसी की सहायक नदी क्या है? इसी की सहायक नदी है आपकी मानस, तो ये याद रखना, ठीक है। इसी की सहायक नदी क्या है? इसी की सहायक नदी है मानस, ठीक। आगे, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन इंडिया इज खोपोली, पाइकारा, मेटूर और सिंद्राबाद। सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सिंद्राबाग। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सिंद्राबाग, ये याद रखिएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सिंद्राबाग, सही। आगे, आज देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री? 1950, 60, 70 और 1980। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ जरा। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वो 1960 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1960 में गठित हुआ था, ये याद रखना, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन
एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस क्रॉप? नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गाई, राइजोबियम, कवक मूलक और आपका एजेटोबैक्टर। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य, किसकी? चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य इनमें से कौन कर सकता है? तो याद रखना, जैव उर्वरक का कार्य इनमें से जो कर सकता है वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गाई, नील हरित शैवाल। कौन सा? नील हरित शैवाल। ठीक, आगे बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है वो अयस्क है, सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का या तांबा का? हाँ, इनमें से बॉक्साइट के द्वारा जो बना हुआ ओर है या जो अयस्क है जो बॉक्साइट से प्राप्त हुआ है, बॉक्साइट का अयस्क जो है वो इनमें से कौन सा है? कौन सा एक बॉक्साइट अयस्क है? सीसा है ना, एल्यूमिनियम है, जस्ता है या तांबा है? बॉक्साइट और इच, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। तो याद रखना ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। तांबे के बारे में याद रखिएगा, ये विद्युत का सेकंड बेस्ट क्या है? कंडक्टर है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका चांदी। पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका चांदी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन, कोचीन प्राकृतिक पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन और कांडला ज्वारीय पत्तन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताओ। इनमें से कौन सा एक है जिसकी मैचिंग सही नहीं है, जो करेक्टली मैच नहीं है? चेन्नई जो है भारत का सबसे गहरा पत्तन है, कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है और कांडला जो है ये एक ज्वारीय पत्तन है। कौन सा हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? तो याद रखिएगा, जो चेन्नई है ये सबसे गहरा है, नहीं, सबसे गहरा है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा जो है वो है विशाखापट्टनम। चेन्नई प्राचीन है और कृत्रिम है। चेन्नई जो है ये कृत्रिम है और प्राचीन है। क्या है? कृत्रिम है और प्राचीन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। खत्म हो गया? अच्छा, याद रखिएगा फौजी बैच है आपके लिए लाइव एसएससी जीडी 2023 और 24 के लिए 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास नोट फैकल्टी और डाउट सत्र मिलेंगे। ऑफर सीमित समय के लिए है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसके साथ जुड़िएगा। ये कुछ लिंक है, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यही प्रोवाइड कराते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है जिससे कि और भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना है। पेन पेपर लेकर बैठिए और जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लीजिए, जिससे किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।